हेलो एवरीवन, आज हम अपने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में समांतर माध्य की बात करेंगे। अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन की भी हम तीनों श्रेणियों से संबंधित सवाल करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो है कि जो अर्थमेटिक मीन जो आपका समानांतर माध्य है, इसका जो मूलाक्षर है वो क्या है। मतलब समानांतर माध्य को हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। जो आपका समानांतर माध्य, इसका जो मूलाक्षर है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x बार से। ठीक है, सबसे पहले हमने व्यक्तिगत श्रेणी का इसका एक सवाल लिया है जिसमें हमने ये कुछ संख्याएं दी है। ठीक है, मान लीजिए कि आपकी कुछ संख्याएं व्यक्तिगत श्रेणी में दी जाती है जिसमें कि सिर्फ x सीरीज़ है। x सीरीज़ ही होती है आपकी व्यक्तिगत श्रेणी में। तो इस संख्याओं को लेके, इस x सीरीज़ को लेके हमें इसका समानांतर माध्य निकालना है। सबसे पहली चीज़ है कि समानांतर माध्य में जो इसका सूत्र होता है वो क्या होता है, सिग्मा x अपॉन n। x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, ये इसका सूत्र होता है व्यक्तिगत श्रेणी का। इसमें हमें सबसे पहले इन सभी संख्याओं को क्या करना होता है, जोड़ना होता है। ठीक है, जो आपकी x सीरीज़ दे रखी होती है उन सभी संख्याओं को हमें सबसे पहले क्या होता है, जोड़ना होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ 17, 15, 10, 20, 24, 18, 22, 28 इन सभी संख्याओं को जब मैंने प्लस किया, जोड़ा, तो मेरा यहाँ पर कितना आया, 154। ठीक है, मेरा यहाँ पे कैसा है, 154। उसके बाद में जो इसमें n होता है, जैसा कि मैंने आपको मध्यिका में भी बताया था कि जो व्यक्तिगत श्रेणी में n होता है वो इन संख्याओं की संख्या होती है। ये टोटल कितनी संख्याएं हैं, जैसे कि आपकी ये टोटल कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आपकी 8 संख्याएं हैं। तो यहाँ पर टोटल जितनी भी संख्याएं होती है उस अंक से हमें इसको क्या होता है, भाग देना होता है। जैसे हमारी ये 8 संख्या है तो हमने 154 को 8 से भाग दे दिया। ठीक है, तो जब हम 154 में से 8 का भाग देते हैं तो आपका जो कटने पे निकल के आता है, जैसे आपका यहाँ कटने पे कितना निकल के आएगा, 19.25, ये आपका कटने पे निकल के आएगा 19.25। और यही आपके व्यक्तिगत श्रेणी में समानांतर माध्य होगा, जो हमारा ये 19.25 निकल के आया। तो व्यक्तिगत श्रेणी का हमने सवाल लिया जिसमें आपका सूत्र आपको याद रखना है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा का मतलब होता है योग, तो x श्रेणी का जो टोटल योग होगा वो हमारा यहाँ आएगा और जो उन संख्याओं की संख्या होगी वो आपकी उसके नीचे आएगी। तो इसको हम इनसे भाग देंगे तो जो हमारा निकल के आएगा ये हमारा क्या होगा, समानांतर माध्य होगा। आगे हम दूसरा अपना सवाल लेते हैं, खंडित श्रेणी से संबंधित लेते हैं। खंडित श्रेणी के ऊपर ये हमारी खंडित श्रेणी से संबंधित सवाल है जिसमें कि आपके x और f दिया हुआ होता है। ठीक है, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है कि व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी में क्या अंतर होता है। तो ये हमारी खंडित श्रेणी है जिसमें कि हमारा x दिया हुआ है और f दिया हुआ है। तो x और f जब हमारे दिए हुए होते हैं इस प्रकार से, तो इसके लिए हमें सबसे पहले fx निकालना होता है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, fx निकालना है। क्यों? क्योंकि जो हमारे खंडित श्रेणी में समानांतर माध्य का जो सूत्र होता है वो आपका होता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n। ये हमारा खंडित श्रेणी के अंदर समानांतर माध्य का सूत्र है। ठीक है, व्यक्तिगत श्रेणी में क्या था, सिग्मा x अपॉन n, क्योंकि उसमें f नहीं होता है। यहाँ पर है सिग्मा fx अपॉन n। आगे हम इसमें fx निकालने के लिए क्या करते हैं, x और f को हम गुणा करते हैं। जैसे कि आपने 3 और 4 को गुणा करा तो यहाँ पर आपका आया 12, यहाँ पर आया आपका 24, यहाँ आया 50, 30 और यहाँ आया आपका 35। ठीक है, इस प्रकार से हमने इन दोनों संख्याओं को क्या किया है, गुणा किया है। f और x को हमने क्या किया है, गुणा किया है। और गुणा करने के बाद हमने क्या निकाला है, fx निकाला है।
अब हमें क्या निकालना है, सिग्मा एफ एक्स। मैंने आपको बताया कि सिग्मा का मतलब होता है जोड़। तो सिग्मा एफ एक्स निकालने के लिए इन सारी एफ एक्स की जो संख्याएं हैं, ये सारी जो एफ एक्स निकल के आई हैं, इन सभी एफ एक्स को हमको क्या होता है, जोड़ना होता है। तो हमारा यहाँ पे जोड़ने पे क्या आएगा, 151। ये हमारा क्या निकल के आया है, सिग्मा एफ एक्स। ये हमारा निकल के आया सिग्मा एफ एक्स इन सभी संख्याओं को जोड़ने पे, जो आया आपका 151। अब आगे जब हम अपना n निकालेंगे, तो मैंने आपको अपनी मध्यिका में भी बताया था कि जो n होता है वो आपकी खंडित श्रेणी में क्या होता है, f की टोटल होती है। f की टोटल होती है मतलब जो आपका यहाँ f दे रखा है 5, 5, 10, 20, आपकी आगे 30, ठीक है। तो जो आपकी ये टोटल है f की टोटल, ये आपकी क्या होती है, सिग्मा f, या हम दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं n, जो आपकी कितनी है, 30, ठीक है। इस प्रकार से जो आपका एफ एक्स निकला है वो 151 है और जो आपका n आया है वो 30 है। तो हमें अपने इस सूत्र में सिग्मा एफ एक्स लिखना है 151 और n लिखना है 30। तो जब हम 151 में 30 को भाग देंगे तो हमारा निकल के आएगा यहाँ पर 5.03। तो ये हमारा खंडित श्रेणी का समानांतर माध्य होगा, मतलब हमारा ये x बार होगा। तो इस प्रकार से हम अपनी खंडित श्रेणी निकालते हैं, जिसमें कि आपके सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन आपका सूत्र होता है। जो आपकी वैल्यू निकल के आई है उनको आप इस सूत्र में लगाकर आप जो डिवाइड करेंगे, कटने पे जो भी आपका आंसर आएगा ये आपका क्या होगा, x बार होगा। अब आगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अखंडित श्रेणी की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो आपके मोस्टली आपके प्रैक्टिकल में या जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, एग्ज़ाम जो होते हैं, उनमें जो आपके मोस्टली जो सवाल बनते हैं वो आपके अखंडित श्रेणी पर ही बनते हैं। तो आगे आपका जो सवाल है वो अखंडित श्रेणी या सतत श्रेणी पर है, जिसको हम कह सकते हैं अपनी कंटिन्यूस सीरीज। अखंडित श्रेणी में आपके क्या दिए हुए होते हैं, वर्ग दिए हुए होते हैं और यहाँ पर आपकी आवृत्ति दी हुई होती है, ठीक है। ये आपके सवाल में दिए हुए होते हैं आपके वर्ग और आपकी आवृत्ति। अब हमें सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि जो हमारे वर्ग दिए हुए हैं उस वर्गों में से हमें अपना x निकालना है। क्या निकालना है, हमें अपना x निकालना है। x मतलब आपकी मिड वैल्यू, मतलब कि मध्य मूल्य। मिड वैल्यू मध्य मूल्य। मध्य मूल्य निकालने के लिए हमें सबसे पहले जो हमारा पहला वर्ग दे रखा है, जैसे कि आपका इसमें 0 से 6 दे रखा है, ठीक है। तो 0 से 6 इन दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं और उसमें 2 का भाग दे देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका यहाँ पर 6 है और 0 है, 0 और 6 को हमने जोड़ा और इसमें हमने 2 का भाग दे दिया, तो यहाँ पर आपका क्या आया, 2 तिया 6, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा जो वर्ग है 6 से 12 का है। 6 से 12 का वर्ग है, तो 6 से 12 के वर्ग में हम क्या करते हैं, 6 को और 12 को हम जोड़ते हैं और फिर इसमें हम क्या कर देते हैं, 2 का भाग देते थे। जो जैसे आपका 18 में 2 का भाग दिया तो यहाँ पर आपका क्या निकल के आता है, 9, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 9। मतलब हमें इन दोनों संख्याओं को जोड़कर उसमें 2 का भाग देना होता है, तो हमारी मिड वैल्यू मध्य मूल्य निकल के आ जाता है। जैसे कि इसका मध्य मूल्य 3 हो जाएगा, इस वाले वर्ग का 9 हो जाएगा, इस वाले वर्ग का 15 हो जाएगा, इस वाले वर्ग का 21 हो जाएगा, इस वाले वर्ग का 27 हो जाएगा और इस वाले वर्ग का 33 हो जाएगा। तो ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, बीच में जो आपके एकदम मिड संख्या है, जो वर्गों की मिड संख्या है, मध्य मूल्य है, वो हमारी इस प्रकार से निकल के आ जाएगी। कैसे निकल के आती है ये मैंने आपको बता दिया है। आगे हम उसी प्रकार से जैसा कि हमने खंडित श्रेणी में किया था बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। अब हमें क्या करना है, इसमें f और x निकालना है, ठीक है। इसमें भी हमारा जो सूत्र होता है वो यही होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन।
ये जो हमारा सूत्र होता है इसमें भी ये होता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपकी समानांतर माध्य है इसमें आपकी दो विधियां होती है, ठीक है। एक तो होती है आपकी प्रत्यक्ष विधि जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है, और दूसरी होती है आपकी लघु रीति जिसको हम कहते हैं शॉर्टकट मेथड। जो ये अभी हम अपना सवाल कर रहे हैं ये हम कौन सी विधि से कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हैं, जिसको हम कह सकते हैं डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अभी जो हम अपना सवाल कर रहे हैं ये डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हैं। तो प्रत्यक्ष विधि का जो फॉर्मूला है वो आपका होता है वही वाला जो अपन ने खंडित श्रेणी में लगाया था, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। इसमें भी इसी प्रकार से आपको क्या निकालनी है, एफ एक्स निकालनी है। जैसे आपने 4 और 3 को जब गुणा किया तो यहाँ पर आपका आया 12, यहाँ 72, ठीक है, यहाँ पर आपका आया 240, यहाँ पर आया 210, 27 और 7 को हम जब गुणा करेंगे तो हमारा आया 189, और 33 और 5 को जब हमने गुणा किया तो हमारा आया 165, ठीक है। तो इस प्रकार से जब हम एफ एक्स मतलब इस f को इस x से जब गुणा करेंगे तो आपकी ये एफ एक्स निकल के आ जाएगी। जैसा कि 4 तिया 12, 8 72, 16 15 गुणा किया 240, 10 इंटू 21 210, 27 इंटू 7 189, 5 इंटू 33 165। ये आपकी क्या निकल के आ गई है, एफ एक्स निकल के आ गई है। अब हमें उसी प्रकार से एफ एक्स को जोड़ना है, हमें उसी प्रकार से क्या करना है, एफ एक्स को जोड़ना है। तो जब हम 12, 72, 240, 210, 189 और 165 इन सभी संख्याओं को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 888। यहाँ हम निकल के आएगा हमारा 888, ठीक है। 888 हमारा क्या है, सिग्मा एफ एक्स है, मतलब हमारे एफ एक्स की टोटल है 888, तो ये क्या है आपका सिग्मा एफ एक्स है। इसी प्रकार से n निकालने के लिए हमें f को जोड़ना होगा। तो जब हम f को जोड़ेंगे तो हमारा f को जोड़ने पे हमारा जो सिग्मा f या कहा जाए दूसरे शब्दों में n, तो ये हमारा कितना होगा, 50 होगा। तो इस प्रकार से जो हमारे सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ जो निकल के आया है उसे हम अपने सूत्र में अप्लाई करेंगे। तो हम 888 के अंदर जब हम भाग देंगे 50 का तो हमारा जो कटने पे आएगा वो कितना आएगा, 17.76। तो जो हमारा समानांतर माध्य है वो क्या निकल के आएगा, 17.76 निकल के आएगा। तो इस प्रकार से हम जो है प्रत्यक्ष विधि से अपना समानांतर माध्य करते हैं। अगर आपका कभी भी क्वेश्चन बन जाए कि प्रत्यक्ष विधि से समानांतर माध्य निकालिए, डायरेक्ट मेथड से आपको समानांतर माध्य निकालना है, तो आप इस प्रकार से करेंगे। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में आ जाता है कि आपको लघु रीति से समानांतर माध्य निकालना है, मतलब आपको शॉर्टकट मेथड से निकालना है समानांतर माध्य, तो शॉर्टकट मेथड के लिए हमें दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए अब शॉर्टकट मेथड के लिए आपको क्या करना है, उसी प्रकार से जैसे कि आपके सवाल में तो सिर्फ 2 ही चीज़ें दे रखी होगी, एक तो आपका वर्ग दे रखा होगा और दूसरी आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। तो उसी प्रकार से आपको सबसे पहले तो इसका मिड वैल्यू निकालना है, मध्य मूल्य आपको निकालना है, मतलब आपको आपका x निकालना है, ठीक है। अब जो आपकी लघु रीति है इसका फॉर्मूला होता है आपका a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, ये आपका लघु रीति का फॉर्मूला होता है। मैं थोड़ा इस तरफ ले लेती हूँ इसको, ठीक है। ये आपका लघु रीति का फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन।
अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो अपना ए निश्चित करना है। ए का मतलब है कल्पित माध्य, ठीक है, कि हमें अपना जो x दे रखा है, इस x में से हमें कुछ भी एज्यूम मीन मानना है, ठीक है, कुछ भी एज्यूम करना है कि हम इन संख्याओं में से कौन सी एक संख्या को एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम मीन या कल्पित माध्य ले लेंगे, ठीक है। वो हमेशा आपको ध्यान रखना x में से लेना है। कई बार हम जल्दबाजी में गलती कर देते हैं कि हम जो एज्यूम मीन है, कल्पित माध्य है, वो f में से ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका कल्पित माध्य है या एज्यूम मीन है, वो आपको कौन सी सीरीज से लेना है, x सीरीज से लेना है। तो जब आप इसमें कल्पित माध्य मानेंगे, तो जैसे कि मान लीजिए मैं इसमें जो कल्पित माध्य है वो 15 लेती हूँ, ठीक है, मैं मेरा जो कल्पित माध्य है वो क्या लेती हूँ, 15 लेती हूँ, या अज्यूम मीन जो है मेरा वो मैं 15 लेती हूँ, ठीक है। अब जब मैंने अपना अज्यूम मीन 15 लिया है, तो इसमें हमें dx निकालना है। क्या निकालना है, dx निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है x माइनस a इज इक्वल टू dx। ये आपका क्या होता है, dx निकालने का फॉर्मूला है, x माइनस a इज इक्वल टू dx। तो इसमें हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जो x अगर पहले दे रखा है तो x हमें पहले लेना है और a हमें बाद में लेना है, ठीक है। क्योंकि हम जब उल्टा कर देते हैं, इसको अज्यूम मीन पहले लगा देते हैं या x बाद में लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर करना तो 3 माइनस 15 है, ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, 3 माइनस 15 है। 3 तो हमारा x है और माइनस a हमारा क्या है, एज्यूम मीन 15 जो मैंने लिया है वो है, ठीक है। तो मुझे इसमें करना तो 3 माइनस 15 है, लेकिन अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया या आपने इसको उल्टा कर दिया, आपने इसको a माइनस x कर दिया, मतलब 15 माइनस 3 कर दिया, तो आपका पूरा सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जब आपको dx निकालना है तो आपको क्या करना है, x माइनस a करना है, ठीक है। तो जैसे मैं 3 में से 15 को माइनस करूँगी तो मेरा यहाँ पे क्या निकल के आएगा, माइनस का 12 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, माइनस का 12 निकल के आएगा। क्यों, क्योंकि माइनस का 15 मेरा बड़ा है, ठीक है। मैंने 3 में से 15 को माइनस किया तो मेरा माइनस का 12 क्यों आया, क्योंकि 15 के आगे माइनस का साइन लग रहा है और 3 के आगे प्लस का साइन है। तो जब माइनस का 15 बड़ा है, जिस भी संख्या मतलब जिस भी संख्या के आगे जो साइन लगा होता है, तो जो संख्या बड़ी होती है उसी का साइन आपका इज इक्वल टू के बाद लगता है। तो मेरा यहाँ पे आया -12। इस प्रकार से मैंने आगे 9 में से 15 को माइनस किया, 9 माइनस 15, तो यहाँ पर मेरा कितना निकल के आएगा, माइनस का 6 निकल के आएगा, ठीक है। 9 माइनस 15 मतलब माइनस का 6 निकल के आएगा। आगे मैंने इसमें 15 माइनस 15 किया तो मेरा यहाँ पर 0 आएगा। इधर मैंने 21 माइनस 15 किया तो यहाँ पर मेरा प्लस का 6 निकल के आएगा। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए आप, जो प्लस का 21 है वो माइनस के 15 से बड़ा है, तो यहाँ पर मेरा साइन कौन सा लगेगा, प्लस का साइन लगेगा, ठीक है। तो 21 में से जब मैंने 15 को माइनस किया तो मेरा यहाँ पर क्या आया, प्लस का 6 निकल के आएगा। इसी प्रकार मैं 27 में से माइनस 15 करूँगी तो मेरा यहाँ पर 12 आएगा, ठीक है। 27 में से जब मैंने इसमें 15 को माइनस किया तो मेरा यहाँ पे क्या आया, 12 आया। आगे मैं इसमें 33 में से 15 को जब माइनस करती हूँ तो यहाँ पर मेरा कितना निकल के आएगा, 18 निकल के आएगा, ठीक है। तो ये जो मेरी सारी संख्या है ये क्या है, मेरी dx निकल के आई है, dx निकल के आई है। अब dx के बाद हमारा अगला स्टेप होता है f dx। जो dx के बाद मेरा अगला स्टेप होगा वो क्या होगा, f dx होगा, ठीक है। यहाँ पर अब आप निकालोगे f dx, ठीक है। f dx निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो dx आपने निकाला है उसके अलावा जो आपका f है,
तो dx और f को गुणा करना है, ठीक है। हमें क्या निकाला, f dx, क्योंकि जो हमारा सूत्र है उस सूत्र में मैंने क्या दे रखा है, a प्लस सिग्मा f dx अपॉन n, ये दे रखा है। तो f dx निकालने के लिए मैं dx और f को क्या करूँगी, गुणा करूँगी। तो जब मैंने 12 में 4 को गुणा किया तो 12 और 4 को इंटू करने पे आपका कितना आएगा यहाँ पर, माइनस का 48। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेरे माइनस का साइन लगा हुआ है। जब माइनस का साइन लगा हुआ है तो यहाँ पर 12 चौक 48। अब यहाँ 6 गुणा 8 करूँगी तो आपके वापस से क्या आएगा, यहाँ पर 48, ठीक है। और यहाँ पे भी मेरा साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा सिंबल जो है, साइन जो है वो माइनस का लगा हुआ है। उसके बाद मैं 0 में से 16 को जब गुणा करूँगी तो मेरा यहाँ पर आएगा 0, ठीक है। 6 में जब मैं 10 को गुणा करूँगी तो मेरा यहाँ पर आएगा 60, ठीक है। 12 में 7 को गुणा करूँगी तो मेरा यहाँ पर आएगा 84, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में 5 से 18 को गुणा करूँगी तो मेरा यहाँ पे आएगा 90, ठीक है। अब आगे आपको क्या करना है, ये सारी संख्याएं आपकी निकल के आ गई, f dx आपकी निकल के आ गई। अब आपको इसमें बहुत बारीकी से एक चीज़ को आगे सॉल्व करना है कि आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो आपकी माइनस माइनस की संख्या होती है वो एक साथ प्लस होती है और प्लस प्लस की संख्या एक साथ प्लस होती है, ठीक है। आपको इस चीज़ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है कि भाई जो आपकी माइनस माइनस की संख्या है, जैसे माइनस का 48 है और यहाँ भी माइनस का 48 है, तो माइनस माइनस की जो संख्या है वो एक साथ आपकी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 48 48 जब आपके जुड़ जाएंगे तो ये दोनों जुड़ने पर आपके क्या आएंगे, माइनस का 96, ठीक है। ये दोनों आपके जुड़ने पे आएंगे माइनस का 96, माइनस के 96 हो जाएंगे। आगे जब हम करते हैं तो उसमें 60, 84 और 90 इन तीनों को हमको जोड़ना होता है। जब 60, 84 और 90 इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये तीनों जुड़ के आपके हो जाएंगे 234, ठीक है। ये तीनों आपके जुड़ने पे क्या हो जाएंगे, 234 हो जाएंगे। अब एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि आप सभी को पता है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि आपके जैसे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होते हैं, माइनस 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 होते प्लस होते हैं। तो इस प्रकार से आपके मन में ये चीज़ आ रही होगी कि जब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो फिर मैंने जोड़ने के बाद यहाँ पे माइनस का साइन ही क्यों लगाया है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जब भी हम किसी चीज़ को जोड़ते हैं तब तो आपकी साइन वो आती है जिसकी संख्या बड़ी है, ठीक है। जिसकी संख्या भी आपकी बड़ी होती है तो वो आपकी साइन आती है। लेकिन अब जैसे यहाँ पर हम गुणा करते तो फिर हम सोचते हैं कि उसको माइनस माइनस हम प्लस करते हैं। यहाँ हमने माइनस माइनस की संख्याओं को जोड़ा है तो आपका माइनस का 96 आ गया है, क्योंकि आपके दोनों जगह ही क्या लगी हुई है, माइनस लगी हुई। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो जिस भी संख्या का जो साइन होता है, जो संख्या बड़ी होती है उसका साइन लग जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम उसको गुणा करते हैं तो आपका साइन उसमें क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो आपको यहाँ पे माइनस का 96 आ गया और यहाँ पे तीनों को जब हमने जोड़ा तो हमारा यहाँ पे 234 आ गया। अब हम आगे क्या करेंगे, ये प्लस का 234 है और ये माइनस का 96 है, तो प्लस के 234 में जब माइनस के 96 को हम माइनस करेंगे, ठीक है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर निकल के क्या आएगा, 138, ठीक है। और ये 138 क्या होगा आपका, सिग्मा एफ डी एक्स, ये आपका क्या होगा, सिग्मा एफ डी एक्स। अब हम अपने सूत्र में इसको अप्लाई करेंगे आगे, जिसके लिए हमने उसी प्रकार से जो सूत्र लिया था, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, ठीक है। ए हमने अज्यूम मीन जो हमने माना था, कल्पित माध्य जो हमने माना था, जो हमने कितना माना था यहाँ पर 15, हमने अपना कल्पित माध्य लिया था 15, प्लस हमारा सिग्मा एफ डी एक्स कितना है यहाँ पर 138, सिग्मा एफ डी एक्स हमारा
138 और जो हमारा n है वो कितना दे रखा है यहाँ पर 50। ये जो हमारा n है ये कितना दे रखा है 50, यहाँ हम लिख देंगे 50। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको 138 में 50 का भाग देना है। तो 138 में जब हम 50 का भाग देंगे तो हमारा यहाँ पर आएगा 2.76 और 2.76 में जब हम 15 को जोड़ेंगे तो यहाँ हमारा निकल के आएगा 17.76 हमारा समानांतर माध्य। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आपको हमेशा एक चीज़ को ध्यान रखना है, चाहे आप सवाल को डायरेक्ट मेथड से करें चाहे शॉर्टकट मेथड से करें, मतलब चाहे प्रत्यक्ष विधि से करें चाहे लघु विधि से करें, लेकिन जो आपका लास्ट में आंसर निकल के आता है, जो आपका लास्ट में समानांतर माध्य निकल के आता है, वो दोनों ही तरफ से सॉल्व करने पे समान ही होता है। आपने देखा है कि जब मैंने प्रत्यक्ष विधि से किया था तब भी मेरा जो आंसर है वो 17.76 ही आ रहा था। ठीक है, और जब मैंने लघु रीति से उसे किया तब भी मेरा जो आंसर है वो 17.76 ही आ रहा है। तो आप चाहे समानांतर माध्य को प्रत्यक्ष रीति से करें चाहे लघु रीति से करें, लेकिन आंसर दोनों तरफ से आपका क्या होगा, समान आएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना। अगर यहाँ पर आपके आंसर अलग निकल के आ रहा है, कोई दूसरा आपका आंसर निकल के आ रहा है, तो इसका मतलब आपने पूरे सवाल में कहीं ना कहीं क्या करिए, कुछ ना कुछ गलती करिए। तो आप उसको वापस रीचेक करें। हमेशा हम अपने सवाल को बहुत जल्दबाजी में कर देते हैं। जब भी हम अपना एग्ज़ाम देते हैं हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने सवाल को कर देते हैं कि हमने तो एकदम करेक्ट किया। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे भूल चूक हो जाती है, गलती हो जाती है। तो हमेशा जब भी आप स्टैटिकल सवाल सॉल्व करें, चाहे वो बहुलक हो, मध्य का हो, समानांतर माध्य हो, तो जब भी आप अपने सवाल करें तो उसको कम से कम 2 बार चेक ज़रूर करें, क्योंकि हम अपने सवाल को सॉल्व करते समय कर देते हैं और हमें लगता है हमारा आंसर सही निकल के आ गया, लेकिन उससे वापस से एक बार रीचेक ज़रूर करें, क्योंकि कहीं भी अगर आपकी एक छोटी सी भी अगर गलती रह गई तो आपके पूरे सवाल का जो उत्तर है वो ही चेंज हो जाएगा। आपके स्टैटिकल में सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है, मेजर मिस्टेक, वो यही होती है, क्योंकि हम बहुत इजीली इन चीज़ों को समझते हैं कि बहुत इजी हम कर देंगे, लेकिन एक छोटी सी भी गलती, एक छोटी सी प्लस माइनस की गलती जो होती है, छोटी सी प्लस माइनस की गलती, वो हमारे पूरे सवाल के आंसर को बदल देती है। तो हमेशा जब भी आप अपना सवाल करते हैं तो उसको एक बार रीचेक ज़रूर करें। ये मैं आपको अपना सुझाव देना चाहूँगी। और आपको इससे संबंधित या किसी और टॉपिक से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि मैं उस टॉपिक से रिलेटेड आपको अपना वीडियो दे सकूं। तो आपको अगर कुछ चीज़ समझनी है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।